गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं इंदू लक्ष्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। अपनी मिशन लक्ष्य सीरीज की अगले सेट की ओर मैं आज आपको लेकर के चलूंगा और 30 बेहतरीन प्रश्नों के साथ हमेशा की तरह बढ़िया प्रश्न रहेंगे, बढ़िया एक्सप्लेनेशन रहेंगे। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। शुरुआत होगी आज के मिशन लक्ष्य सीरीज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कहता क्या है, आइए पहले प्रश्न की ओर चले। पहला प्रश्न क्या कर रहा है, बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 शिक्षा को ... से ... वर्ष की आयु के बीच के हर बच्चे का मौलिक अधिकार बनाता है। ठीक, हमने शिक्षा को मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 का के द्वारा बनाया और ये आपका एक अनिवार्य जो है अधिकार हो गया, जिसमें हमको जो है एक वर्ग विशेष तक को निःशुल्क शिक्षा देनी है, हमें नहीं स्टेट को देनी है। और इस वर्ग को इस आयु का वर्ग पूछा गया है। तो इसमें देखिए 8 से 16 इस तरह बैठाइएगा, 6 से 16, 8 से 14 और लास्ट है आपका 6 से 14। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो राइट ऑप्शन आपका है 6 से 14 वर्ष। ठीक, 6 से 14 वर्ष। ठीक, तो यहाँ पे भरेंगे 6 और यहाँ से भरेंगे 14। तो 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे को जो है शिक्षा को एक अनिवार्य रूप से राज्य को प्रदान करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 6 और 14। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 ये क्या कहता है, संविधान से भी रिलेटेड है। ठीक, भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा किस देश के संविधान से केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां होने की संकल्पना को लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम। ठीक, तो इसमें ये आपका पूछा है कि केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां का सिद्धांत हमने किस देश से लिया है। तो कई बच्चे अवशिष्ट शक्तियों को गलत समझते हैं, कई अवशिष्ट शक्तियों के बारे में नहीं जानते हैं, तो वो मैं क्लियर करना चाहूँगा। जैसे अच्छा, इसके ऑप्शन देख लीजिए, पढ़ लीजिए पहले। संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम। जैसे हम लोग के ऊपर 2 सरकारें शासन कर रही हैं, एक आपकी केंद्र सरकार शासन कर रही है, एक आपके ऊपर केंद्र सरकार शासन कर रही है और एक आपके ऊपर शासन कर रही है कौन सी, राज्य सरकार। ध्यान दीजिएगा इस बात पे। ठीक, केंद्र सरकार और राज्य सरकार 2 आपके ऊपर शासन करने वाली शक्तियां हैं और इन दोनों ने कानून बनाने का अधिकार आपस में बांट रखा है। कानून बनाने का अधिकार बांट रखा है और ये अधिकार इन्होंने जो बांटा है उसमें 3 सूचियों के माध्यम से बांटा है। जैसे पहली सूची है आपकी संघ सूची, दूसरी सूची है आपकी राज्य सूची, दूसरी सूची है आपकी राज्य सूची, तीसरी सूची है आपकी समवर्ती सूची। ये 3 सूचियों के माध्यम से इन्होंने आपस में कानून बनाने के अधिकार को बांट लिया है। संघ सूची में दिए गए विषयों पर कौन कानून बनाता है, केंद्र। राज्य सूची में दिए गए विषयों पर कौन कानून बनाता है, राज्य। समवर्ती सूची पे दिए गए विषयों में केंद्र एवं राज्य दोनों कानून बनाते हैं, केंद्र एवं राज्य दोनों कानून बनाते हैं। ठीक, तो इसमें बहुत सारे विषय हैं जिन पे अलग अलग विषयों पर अलग अलग कानून बनाने की शक्तियों का विभाजन इन्होंने किया है। इसके अतिरिक्त जो विषय इसमें शामिल नहीं हैं उन्हें कहते हैं अवशिष्ट विषय। और उन अवशिष्ट विषयों पर जो कानून बनाने की शक्ति हमने दे रखी है किसको, केंद्र के द्वारा, तो केंद्र को दे रखी है। अब हमसे यही चीज़ पूछी जा रही है कि ये केंद्र के पास हमने जो अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की हैं वो आपके जो हैं वो आपका किस देश से संविधान से प्रेरित हैं। तो वो देश है आपका कौन सा, कनाडा। वो देश है आपका कनाडा। कनाडा के संविधान से हमने अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत लिया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कनाडा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, खटाखट आंसर दीजिएगा। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। 30 बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला है। जो भी बच्चे रेगुलर क्लास ले रहे हैं उनको फायदा हर हाल में मिलेगा। जारवा किस क्षेत्र के आदिवासियों की एक जाति है, हिमालय, लक्षद्वीप, श्रीलंका, अंडमान द्वीप। तो इसमें आदिवासियों की एक जाति पूछी गई है, जारवा, और ये पूछा गया है वो किस क्षेत्र की इसमें से बिलोंग करती है, किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। हिमालय है, लक्षद्वीप है, श्रीलंका है, अंडमान द्वीप है। तो जारवा जो मुख्य रूप से जो आपकी जो जनजाति है वो किस द्वीप की है, अंडमान द्वीप की ये जनजाति है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंडमान द्वीप। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4,
साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? द्रव या गैस में निलंबित छोटे कणों की टेढ़ी मेढ़ी गतिविधि को क्या कहा जाता है? डॉट 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 कहा जाता है। विसरण, परासरण, ब्राउनी गति, संपीड़ितता। ठीक, देखिए आपके द्रव या गैस, ठीक, कि अणु जो होते हैं वो चलायमान होते हैं, अणु चलायमान होते हैं, चलायमान होते हैं। ठीक, मतलब वो अपनी स्थिति में परिवर्तन करते हैं, वो अपनी स्थिति में परिवर्तन करते हैं। ठीक, वो अपनी स्थिति में परिवर्तन करते हैं। चलायमान का मतलब ये हुआ। ध्यान से सुनिएगा। ठीक, अब ये अणु आपके मैं बता ही चुका हूं, द्रव एवं गैस। किसके अणु? द्रव एवं गैस। ठोस के अणुओं में ये विशेषता नहीं होती है। ठीक, ठोस के अणु जो होते हैं वो स्थिर होते हैं, ठोस के अणु स्थिर होते हैं। यही कारण है द्रव और गैस अपनी स्थिति में परिवर्तन भी करते हैं। यही कारण है कि इन अणुओं में जो गति होती है इसकी वजह से ये अपनी स्थिति और अवस्था में परिवर्तन भी करते रहते हैं। ठीक, जिसको मैंने एक सामान्य फिगर से समझाया है। उनकी इस गति को इस टेढ़ी मेढ़ी गति को जिग जैग मोशन कहा जाता है। इंग्लिश में जिग जैग मोशन कहा जाता है। ठीक, अब एक नया नाम साइंस में इनको कहा जाता है। साइंस में इस जिग जैग मोशन को एक नाम दिया गया है, वही नाम आपसे पूछा है और वो नाम है आपका कौन सा? ब्राउनी गति। ब्राउनी मोशन इसको कहा जाता है, द्रव और गैस के अणुओं के बीच की गति को, द्रव के अणुओं के गतियों को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्राउनी गति। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उष्णकटिबंध क्षेत्र कौन सा है? ठीक, ट्रॉपिकल जोन पूछा है आपसे। ट्रॉपिकल जोन कौन सा है? उष्णकटिबंध जहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है। भूमध्य रेखा से आर्कटिक वृत्त तक, भूमध्य रेखा से अंटार्कटिका वृत्त तक, कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य, आर्कटिक वृत्त से अंटार्कटिका वृत्त तक। ठीक, तो ये आपका जोन पूछा है कि किस जोन में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। उष्णकटिबंध मतलब जो जिस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। ठीक, आप सभी को पता है कि पृथ्वी के बीचों बीच से भूमध्य रेखा गई है, 23.5 पे उसके उत्तरी में कर्क रेखा गई है। ठीक, 66.5 पे आपको गया है आर्कटिक वृत्त, ये रेखा गई है, आर्कटिक वृत्त ये रेखा गई है। ठीक, सुनते रहिएगा, फिगर आपको छोटा मिलेगा क्योंकि ऑप्शन भी साथ रखना है। इधर 23.5 दक्षिणी पर मकर रेखा है, मकर रेखा है। ठीक, इधर 66.5 पे आपका अंटार्कटिका वृत्त है, अंटार्कटिका वृत्त है। ठीक, 66.5 डिग्री साउथ पे। ठीक, अब आपसे पूछा है कि सबसे ज़्यादा गर्मी किन क्षेत्रों के बीच में है। ये चारों ऑप्शन दिए हैं, भूमध्य रेखा से आर्कटिक वृत्त, भूमध्य रेखा से अंटार्कटिका। अब देखिए, ये कर्क और मकर रेखा को बनाने का एक कारण और भी था, क्योंकि जो सूरज की मूवमेंट होती है, सूर्य की मूवमेंट, वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही होती है। इसी को हम लोग हिंदी में अपने धार्मिक त्योहारों से उत्तरायण और दक्षिणायन भी कहते हैं। ठीक, तो इस एरिया में अगर सूर्य मूवमेंट करेगा, इस एरिया में सूर्य अगर मूवमेंट करेगा तो सबसे ज़्यादा सूर्यातप मतलब सूरज की रोशनी भी इस क्षेत्र को मिलेगी। इसलिए इसको कहा जाता है उष्णकटिबंध। कौन कहा जाता है? उष्णकटिबंध। अब ये देखिए, इसका उत्तर आपको मिल गया। तो ये आपको कहाँ से कहाँ के बीच में मिला? कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में। तो पूरी पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा गर्मी जो आपकी पड़ती है वो इन क्षेत्रों में, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्रों में मिलती है। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, खटाखट आंसर दीजिएगा, लास्ट तक बने रहा करिए, सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया करिए और लास्ट में जाते जाते अपने वैल्यूएशन को स्पष्ट रूप से जाना करिए कि हमने इन 30 प्रश्न में से कितने प्रश्न स्वयं किए हैं। बगल में आप लिखते भी चल सकते हैं। ठीक, तो आपकी परफेक्ट तैयारी का पता लग जाएगा कि हाँ कितनी आपकी तैयारी है। नंदा देवी जैवमंडल रिजर्व, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। इन चारों राज्यों में से आपको बताना है कि नंदा देवी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र भी इसको बोलते हैं, जैवमंडल रिजर्व भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये पूछा है आपके किस क्षेत्र में है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि नंदा देवी पर्वत आपका कहाँ पर है। नंदा देवी पर्वत आपका कहाँ पे है? उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। और उसी के आसपास ये नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। ठीक,
उत्तराखंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, बढ़िया क्वेश्चन, साइंस से है। श्वसन के दौरान मनुष्य के द्वारा छोड़ी जाने वाली सांस में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत लगभग क्या होता है? 0.04%, 4%, 16%, 21%। तो आपका जो आप श्वसन क्रिया करते हैं तो श्वसन क्रिया में आप सांस को अंदर भी लेते हैं और सांस को बाहर भी छोड़ते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा है, इसमें यह पूछा है कि आपका कितने परसेंट आप कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आप निकालते हैं। तो ये आपका जो 0.04% है ये हम अंदर लेते हैं, श्वसन के दौरान अंदर लेते हैं, अंदर CO2, और ये 4% हम लोग CO2 क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं श्वसन क्रिया के दौरान। और यहीं पे देखिए 21% है आपका, 21% आपका ऑक्सीजन ली जाती है और आप 17% ऑक्सीजन को क्या करते हैं, बाहर करते हैं। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4% आपका आंसर सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, पादप निकाय के किस भाग को पौधों का खाद्य कारखाना, फूड फैक्ट्री कहा जाता है? फूल, पत्ता, तना, जड़। ठीक, अब इसमें कई बच्चे आंसर मानने वाले होंगे ऑप्शन नंबर डी। क्या मार रहे होंगे? ऑप्शन नंबर डी। लेकिन बच्चों ये ध्यान रखिए कि ये जड़ जो है उसका खाद्य संग्रह स्थल है। ये आपका खाद्य संग्रह स्थल है। कई लोगों का गलत हो चुका होगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, जहाँ पे खाद्य बनता है, खाद्य कारखाना। ठीक, फूड फैक्ट्री पूछा है, ना कि उसका संचय। तो खाद्य कारखाना सभी को पता है कि पौधों का भोजन की अधिकांश मात्रा कहाँ पे बनती है, पत्ते में। ठीक, क्योंकि हरी पत्तियों में ही क्लोरोफिल है और क्लोरोफिल की सहायता से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो अगर खाद्य कारखाना पूछे तो आप पत्ते पे जाएंगे। अगर आपसे कोई ये पूछे कि खाद्य पदार्थों का संग्रह मुख्य रूप से किस अंग में होता है, तब आप टिक मारेंगे किस पे, जड़ पे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पत्ता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, वह महाद्वीप कौन सा था जिसका अर्थ ऑल दी अर्थ, सारी पृथ्वी था? ठीक, पेंथालासा, पेंजिया, फॉकलैंड द्वीप, महाद्वीपीय मार्जिन। ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए वेगनर महोदय के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को पुनः दूसरे प्रश्न के माध्यम से लाया गया है। ठीक, हमने आपको बताया था वेगनर महोदय ने सन 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था और इस सिद्धांत से उन्होंने बताया था कि पृथ्वी पहले एक भूखंड में थी जिसका नाम क्या था, पेंजिया था। ठीक, इस पेंजिया भूखंड से दो भूखंड बने, अंगारा लैंड और आपका गोंडवाना लैंड बना, और इन दोनों लैंड से ही वर्तमान के 7 महाद्वीप का निर्माण हुआ है। तो हम कह सकते हैं पेंजिया नामक एक महाद्वीप से 7 महाद्वीपों का जन्म हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पेंजिया। बढ़ते हैं मिशन लक्ष्य सीरीज के अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। खटाखट आंसर देते रहिएगा, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। ठीक, देखिए इसमें से क्वेश्चन क्या पूछा है, इसमें से कौन बायोडिग्रेडेबल नहीं है? सब्जी, फल, केचुआ, एल्युमिनियम। तो सबसे पहले बायोडिग्रेडेबल होता क्या है, इसका हिंदी रूपांतरण मैं आपको दे देता हूं। बायोडिग्रेडेबल है क्या? बायोडिग्रेडेबल होता है, इसकी शुद्ध हिंदी होती है जैव अपघट्य। इसको कहते हैं जैव अपघट्य। ठीक, ये इसकी शुद्ध हिंदी होती है। अब जैव अपघट्य का मतलब क्या होता है, जो ऐसे पदार्थ जो जैविक रूप से जो अपघटित हो जाएं, ठीक, उन्हें कहते हैं बायोडिग्रेडेबल। जैविक रूप से मतलब कि प्रकृति के द्वारा स्वतः ही वो अपघटित हो जाएं। ठीक, तो ऐसे पदार्थ देखिए, सब्जी अपघटित हो जाती है, फल अपघटित हो जाता है, केचुआ एक जीव है, धीरे धीरे वो भी समाप्त हो जाता है, लेकिन ये एक धातु है। एल्युमिनियम जो है ये आपका एक मेटल है, ये आपका जल्दी से अपघटित जैविक रूप से नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर है बायोडिग्रेडेबल कौन नहीं है, एल्युमिनियम। इनमें से कौन नहीं है, एल्युमिनियम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, राज्यसभा में राज्यों को आवंटित सीटें निम्नलिखित में से किस पर आधारित होती हैं? प्रत्येक राज्य के प्रजनन दर पर,
प्रत्येक राज्य के प्रति व्यक्ति आय पर, प्रत्येक राज्य के जन्म दर पर, ठीक, प्रत्येक राज्य की जनसंख्या पर। बहुत ही आसान प्रश्न है, ठीक। प्रजनन दर, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय, जन्म दर से हमें कोई मतलब ही नहीं है। हम लोग सीटों का जो आवंटन करते हैं, कहीं का भी करते हैं, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, उन सब में हम लोग जो मापदंड बनाए रखे हैं वो है वहाँ की जनसंख्या। तो राज्यों को जो सीटें डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं वो उनकी जनसंख्या के आधार पे की जाती हैं। इसीलिए यूपी में सबसे अधिक जनसंख्या, सबसे अधिक सभी चीज़ों की सीटें आपके उत्तर प्रदेश में हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? देवेंद्र नाथ टैगोर, अबींद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ टैगोर। ये थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, ठीक है, इतने टैगोर रहेंगे तो आप थोड़ा सा टैग होंगे। तो देवेंद्र नाथ टैगोर, अबींद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ टैगोर, इनमें से जो राइट आंसर है वो है देवेंद्र नाथ टैगोर। 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा और तत्वबोधिनी पत्रिका की भी स्थापना इन्होंने ही की थी, देवेंद्र नाथ टैगोर ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, देवेंद्र नाथ टैगोर। खटाखट आंसर देते रहिएगा, लास्ट तक बने रहिए, सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए और लास्ट में अपनी वैल्यूएशन करिए। यही मिशन लक्ष्य सीरीज का जो है उद्देश्य है, ठीक। निम्नलिखित में से किसके पास 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए सर्वमान्य उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? ठीक, फिर से रिपीट करूंगा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसके पास 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत की संसद, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री। देखिए बच्चों, इसमें मैं एक सलाह भी देना चाहूँगा। जब राइट की बात होगी, कानून की बात होगी, विधान बनाने की बात होगी, ठीक, इस तरह के प्रश्न आए तो आप आंख बंद करके, संघ से रिलेटेड रहेगा तो आप ये जान जाइएगा संसद पे जाना है, ठीक। अगर राज्यों से रिलेटेड वो प्रश्न है, कानून से, विधान से, ठीक है, अधिकार से, तो आप जाइएगा हमेशा विधानसभा या विधानमंडल पे। तो इसमें जो आपका जो राइट आंसर है, ऐसा करने वाले किसी में भी परिवर्तन होगा, किसी विधान में संशोधन होगा, सब कुछ होगा, वो आपकी संघ के लिए कौन सी होगी? संसद, और राज्यों के लिए विधानमंडल। इसको ध्यान रखिएगा। तो आंख बंद करके आप इस पे आंसर मार सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी, भारत की संसद अनुच्छेद 231 के द्वारा, अनुच्छेद 231 के द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का प्रावधान कर सकती है। बस क्या करेगी? उस राज्य में एक खंडपीठ स्थापित करेगी। और ऐसा हमारे यहाँ है भी, एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है, ठीक। बहुत ही आसान प्रश्न है, प्रश्नों से मत घबराया करिए, पहले प्रश्न समझा करिए, आराम से आपको उत्तर मिल जाया करेगा, ठीक। एकदम इजी वे में प्रश्नों को देखा करिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, जैसे ये है आपका, देखिए, भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण कौन सा संगठन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त आयोग, नीति आयोग, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। अब जैसे बच्चे इस क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहे होंगे, ठीक। मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण, हिंदी में ही आधी चीजें छिपी होती हैं। मुद्रास्फीति को लक्ष्य कौन बनाता है, ये प्रश्न हुआ। इसका मतलब मुद्रास्फीति पर नजर कौन बनाए रखता है, ये प्रश्न हुआ, ठीक। अब मुद्रास्फीति क्या है? मुद्रास्फीति बेटा है कि समय जैसे जैसे बढ़ेगा, समय के साथ साथ वस्तुओं एवं सेवाओं के दाम में भी क्या होगी? वृद्धि होगी। और इस पर यह प्रश्न पूछा है, नजर कौन बनाए रखता है, लक्ष्यीकरण कौन करता है, लक्ष्य कौन किए रहता है? तो इसमें से जो संस्था है वो संस्था है आपकी भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक आपकी मुद्रास्फीति पर हमेशा नज़र बनाए रखती है और उसी हिसाब से मार्केट की, बैंकिंग की, फाइनेंशियल जो है पॉलिसीज़ को बनाने में जो है सरकार के साथ मिल करके काम करती है, ठीक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय रिजर्व बैंक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, ये भी इकोनॉमी से रिलेटेड है। इसमें क्या है? प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण किसकी ओर संकेत करते हैं, ठीक।
लघु उद्योग, कृषि, छोटे कारोबार आदि को दिए जा रहे ऋण, वाणिज्यिक क्षेत्र को दिए जा रहे ऋण, ठीक, सॉफ्टवेयर उद्योग को दिए जा रहे ऋण, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को दिए जा रहे ऋण। ठीक, देखिए इसमें से जो है आपका, देखिए हमको जैसे प्राथमिक क्षेत्र पता है, प्राथमिक क्षेत्र हमें अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र, और अगर हमें पता है तो हमें एक चीज़ ये पता रहती है कि उससे रिलेटेड कौन है, कृषि। ठीक, बाकी जितने भी आपको दिख रहे हैं वो आपको द्वितीयक क्षेत्र के हैं, मतलब उद्योग, आपको उद्योग की ओर इंडिकेशन दे रहे हैं। ठीक, तो इसमें जो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण हैं, सरकार के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण हैं, वो उनमें जो कैटेगरी होगी तो वो सीधे सीधे आप उत्तर आपका कौन सा होगा, लघु उद्योग, छोटे मोटे उद्योग, कृषि और छोटे कारोबारियों को दिए जा रहे ऋण। तो ये आपके कहलाते हैं प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लघु उद्योग, कृषि, छोटे कारोबार आदि को दिए जा रहे ऋण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, खटाखट आंसर देते रहिएगा, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। मानव जनसंख्या वितरण और घनत्व के प्रतिरूप पैटर्न के अध्ययन को ... क्या कहा जाता है? ठीक, एंथ्रोपोलॉजी, डेमोग्राफी, अंकोलॉजी, सोशियोलॉजी। ठीक, तो ये आपका जनसंख्या वितरण और घनत्व के प्रतिरूप पैटर्न इत्यादि, मतलब जनसंख्या से रिलेटेड जो भी अध्ययन हम करते हैं वो जो शाखा होती है वो होती है जनसांख्यिकी, जनसांख्यिकी बोलते हैं, और इसको इंग्लिश में ही कहते हैं क्या, डेमोग्राफी। क्या कहते हैं बच्चों, डेमोग्राफी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डेमोग्राफी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 17। उत्तर प्रदेश में चित्रकारी की कला ने किसके शासनकाल के दौरान अपना चरम स्थान हासिल किया? जहांगीर, हर्षवर्धन, बाबर, हुमायूं। ठीक, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में यदि आपसे कोई पूछे चित्रकला के लिए सबसे ज्यादा वर्क किस राजा के शासनकाल में हुआ है तो एक ही व्यक्ति है। ठीक, जहांगीर। वो व्यक्ति कौन सा है? जहांगीर। इसके शासनकाल में चित्रकला को, इसे चित्रकला का स्वर्णकाल भी, चित्रकला का स्वर्णकाल भी कहते थे, चित्रकला का स्वर्णकाल। ठीक, बाबर और हुमायूं के शासन काल में भी जो है चित्रकला, बाबर के समय से ही शुरू हुई थी चित्रकला का विकास। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा काम अगर पूछा जाए आपको तो कोई भी शासक रहेगा उसमें जहांगीर दिख जाएगा तो आप हमेशा टिक मारिएगा किस पे? जहांगीर पे ही। ठीक, इसको न्याय के लिए जाना जाता है जहांगीर को, और चित्रकला के विकास के लिए जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 18। खटाखट आंसर देते रहिएगा। ठीक, ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, मानवाधिकारों से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 में कितने अनुच्छेद हैं? 28, 50, 40, 30। ठीक, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 1948 में की गई थी। पूरे विश्व को इसे फॉलो करने के लिए कहा गया था। ह्यूमन राइट्स की बढ़िया डेफिनेशन दी गई थी, क्या क्या किए जा सकते हैं, इन सब चीज़ों पे बात हुई थी, और इसको एक फॉर्मेट के रूप में लाया गया था। तो उसमें पूछा कितने आर्टिकल हैं, तो 28, 50, 40, 30। तो इसमें प्रस्तावना के अतिरिक्त अनुच्छेदों की कुल संख्या कितनी है? 30 है। ठीक, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 30। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 19। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? बेंगलुरु, पुणे, नई दिल्ली, भोपाल। तो इसमें सीआरपीएफ का मुख्यालय पूछा है, सीआरपीएफ का मुख्यालय पूछा है। देश का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है ये, देश का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है ये। इसकी स्थापना वर्ष 1939 में हुई थी। ठीक, वर्ष 1939 में हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। खटाखट आंसर देते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री, भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रधानमंत्री। यहाँ पर भी मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा।
जब भी भारत से रिलेटेड, संघ से रिलेटेड किसी भी आयोग का नाम लिया जाए, किसी भी आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का नाम लिया जाए, उनकी नियुक्तियों से संबंधित प्रश्न आए तो आप आंख बंद करके राष्ट्रपति को मार दीजिएगा। अलग अलग पदों को, अलग अलग आयोगों को रटने की आवश्यकता नहीं है। यदि राज्य सरकार का पूछे, राज्य सरकार का कोई महत्वपूर्ण पद हो, कोई महत्वपूर्ण आयोग हो, तो उसकी नियुक्ति संबंधी प्रावधान के अधिकार आपके किसके पास होते हैं? राज्यपाल के पास। तो इसमें भी हम आंख बंद करके आपके भारत में जितने भी अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, महिला आयोग, जितने भी आयोग हैं, उनके अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति एक ही व्यक्ति करते हैं, और वो कौन है? आपके भारत के राष्ट्रपति। इसको सदैव ध्यान रखिएगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सरकार को पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता को लागू करने का निर्देश देता है? ठीक, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 44। आप सभी को पता होगा कि भारतीय संविधान के भाग 4 में आपके 36 से 51, अनुच्छेद 36 से भाग 4, अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में वर्णन है। ठीक, और इसी में से आर्टिकल है आपका कौन सा? आर्टिकल 44, अनुच्छेद 44। ठीक, तो वो आपका निर्देश देता है राज्यों को समान नागरिक संहिता बनाने का, समान नागरिक संहिता बनाने का। ठीक, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक, यूसीसी बनाने की सलाह देता है। ये है क्या? आज भी भारत में कई धर्मों में, कई मुद्दों पर, जैसे विवाह हुआ, उत्तराधिकार हुआ, ठीक है, संपत्ति हुआ, इन सब में अलग अलग धर्मों में अलग अलग कानून हैं, और इन्हीं कानूनों को समाप्त करके ये जो विभेदीकरण है, कुछ ही मुद्दों पे है ये विभेदीकरण, ठीक है, किसी धर्म में अलग व्यवस्था है, किसी धर्म का अलग व्यवस्था है। इसी विभेदीकरण को समाप्त करके सभी धर्मों के सभी बिंदुओं पर समान कानून बनाना ही आपका क्या है? समान नागरिक संहिता है। ठीक है, यूसीसी इसको बोलते हैं। ये हमने जो आपको इंडिकेशन दिया है संविधान ने, वो आर्टिकल 44 के थ्रू दिया है। ठीक, अनुच्छेद 44। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? मिनिक्स, कैड, डॉस, UNTU। ठीक, तो इसमें से सॉफ्टवेयर पूछा। मैंने एक दिन इसी क्लास में मैंने आपको बताया था कि सॉफ्टवेयर आपके 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो पूरे सिस्टम पर कंट्रोल रखता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक, और अलग अलग ज़रूरतों के लिए हम लोग अपने मोबाइल में अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डाल के रखते हैं, जिसको हम लोग ऐप के नाम से जानते हैं। ठीक, तो इसमें से पूछा है कि भैया इसमें से कौन एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो ये भी आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, डॉस भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है, UNTU भी सॉफ्टवेयर है। ये आपका कैड, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ये सॉफ्टवेयर आपका भवन निर्माण में प्रयोग होता है, भवन निर्माण में प्रयोग होता है, और ख़ास कर किसमें? जब हम किसी का जो है मानचित्र बनाते हैं, ठीक, मैप बनाते हैं, ठीक है, नक्शा बनाते हैं, तो उसमें ये सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसको कैड के नाम से जाना जाता है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, खटाखट आंसर देते रहिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश के तथ्यों के बारे में बेमेल है? ठीक, उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष अशोक है, बिल्कुल सही है। राज्य वृक्ष, राज्य पक्षी सारस। ठीक, राज्य फूल आपका पलाश, ये भी सही है। राज्य पशु नीलगाय, ये नहीं है। राज्य पशु उत्तर प्रदेश का कौन है? बारहसिंगा है। ठीक, तो इसका ये ऑप्शन क्या है? गलत है। तो इसका जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, मानवाधिकार से रिलेटेड ए भी क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का विधान इनमें से किसका अनुपालन करता है? पेरिस सिद्धांत, क्योटो प्रोटोकॉल, गैट, जिनेवा कन्वेंशन। ठीक, तो ये आपका ये पूछा है आपके राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से।
तो जैसे मैंने अभी मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र की बात की थी, तो उसमें यूएन की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई थी। तो उसी को देखते हुए आपका 1991 में पेरिस में सम्मेलन हुआ था, जिसमें भी कुछ एडवाइजरी जारी की गई थी, जिसे पेरिस सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो हमारा जो मानवाधिकार आयोग है, तो इसने जो अपने रूलिंग बनाए थे मानवाधिकारों से संबंधित, इसी को उठा करके हम लोगों ने अपने मानवाधिकार आयोग में शामिल कर लिया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पेरिस सिद्धांत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, बहुत ही आसान प्रश्न है। इनमें से उत्तर प्रदेश के मूल शास्त्रीय नृत्य की पहचान करें। थेरुकुत्तू, ओडिसी, मोहिनीअट्टम, कथक। ये सभी को पता है कि हमारे यहाँ का जो क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय नृत्य है, वो आपका कौन सा है? कथक है। कथक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कथक। प्रश्न बस 5 बचे हैं, खटाखट आंसर देते रहिएगा, लास्ट तक बने रहिए और लास्ट में आप अपने दिए गए आंसर को जोड़िए कि हमने आज की मिशन लर्न सीरीज में कुल कितने प्रश्न किए हैं। कोशिकाओं के अध्ययन को कहा जाता है सीरोलॉजी, साइटोप्लाज्मा, साइटोलॉजी, इटियोलॉजी। इसमें यह पूछा है कि मानव शरीर की या जीवों के शरीर की कोशिकाओं का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में करते हैं? तो ये आपका जो शाखा है उसे बोलते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी को ही कोशिका विज्ञान भी कहते हैं। तो इस शाखा के अंतर्गत हम कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और इस खाद्य पदार्थ से है और इस समय खूब खाने लायक भी है। निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? चावल, मक्खन, गुड़, दूध। तो इसमें देखिए एक तत्व पूछा है आयरन, लोहा। तो सबसे ज़्यादा आपका जो इन चारों में आपका जो आयरन पाया जाता है आपको गुड़। किसमें? गुड़ में। ठीक। और इस समय ठंडी में इसका सेवन वैसे भी फायदेमंद है, ज़्यादा मत खाइएगा, नहीं तो इधर आयरन मिलेगा उधर शुगर बढ़ेगी। ठीक। तो गुड़ और डॉक्टर क्या कहते हैं, जब आपको खून की मात्रा बढ़ानी हो तो गुड़ और चने का सेवन करने का एक सजेशन देते हैं कि जिससे आपके ब्लड की मात्रा में इजाफा हो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुड़। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, बढ़िया क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन, आप लोग इसको आंसर कर दीजिए, सोच समझ के दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लैंगिक असमानता का एक प्रकार है? ठीक। मृत्यु दर में असमानता, जन्मजात असमानता, रोजगार असमानता, विकल्पों में से सभी। ठीक। देखिए इसका कल भी मैंने सैटरडे को भी मैंने अपनी क्लास में इसके बारे में बात की थी। लैंगिक असमानता जब भी बात हो तो आप ध्यान रखिएगा, दो विपरीत लिंगों में आप असमानता करते हैं, भेदभाव करते हैं। पुरुष एवं महिला में भेदभाव, इसी को कहते हैं लैंगिक असमानता। ठीक। भेदभाव। ठीक। तो ये आपका क्वेश्चन ये हो गया आपके निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरुष और महिला के भेदभाव का एक प्रकार है? मृत्यु दर में असमानता देखेंगे, बिल्कुल उसमें भी आपको डिफरेंस दिखेगा। ठीक है। जन्मजात असमानता, ठीक, इसमें भी आपका होगा। रोजगार असमानता, ये भी आपको विभेदीकरण असमानता देखने को मिलेगी। तो इसका उत्तर यह है कि इसमें जितने भी विकल्प हैं उस सभी विकल्पों में से हमको ये दिखता है कि पुरुष एवं महिला में क्या है? भेदभाव। या आप कहिए कि पुरुष एवं महिला में क्या है? लैंगिक असमानता है। तो इस शब्द से मत घबराइए, बहुत ही आसान शब्द है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विकल्पों में से सभी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, 13 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री ने किस राज्य में जडमोह सुरंग का उद्घाटन किया? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, सिक्किम। ठीक। तो ये महत्वपूर्ण सुरंग है जो किस राज्य में स्थित है? उत्तर बता दूं तब आगे बताऊं। जम्मू कश्मीर में। ठीक। लगभग 6.5 किलोमीटर ये आपकी लंबी सुरंग है। और इस सुरंग से फायदा क्या है? सोनमर्ग जम्मू कश्मीर में स्थित है, सोनमर्ग। ठीक। यही प्लेस है, गांदरबल। ठीक। वहीं पर ये स्थित है और ये लद्दाख को किससे जोड़ती है? कश्मीर से। लद्दाख को किससे जोड़ती है? कश्मीर से। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? जैसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जैसे ही शीत ऋतु आती है, बर्फबारी बहुत तेजी से होना शुरू हो जाती है, जिससे हमारे सेना के ट्रांसपोर्ट को, हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बहुत दिक्कतें होती हैं। तो ये जो आपकी जो सुरंग बन जा रही है,
ये किसी भी मौसम में हमारे यातायात को चालू रखेगी, किसी भी मौसम में यातायात होता रहेगा इस मार्ग से, और हमारी कनेक्टिविटी जो है जम्मू कश्मीर की लद्दाख से बनी रहेगी। तो ये सेना के लिए भी, पब्लिक के लिए भी, सार्वजनिक सुविधाओं के लिए, सब के लिए अच्छी बात है। तो इस सुरंग का बड़ा महत्व है और इसका उद्घाटन 13 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। आते हैं आज की सीरीज के लास्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 30। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। फरवरी 2025 में भारत की पहली फेरेट अनुसंधान सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश, असम, महाराष्ट्र, हरियाणा। तो देखिए, फेरेट वर्ड आप लोग शायद पहली बार सुने होंगे। तो फेरेट ये है कि सूक्ष्म चिकित्सा, ये आप समझ सकते हैं। सूक्ष्म चिकित्सा नहीं, अगर आप अगर गेस कर पा रहे हैं तो सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया, विषाणु, वायरस, इन सब से होने वाली बीमारियों के बारे में अध्ययन, उनका निदान, उनका उपचार कैसे हो। तो एक वेल डेवलप हमारी जो है लैब जो है खोली गई है, जो भारत की पहली बायोटेक्नोलॉजी हाई एडवांस बायोटेक्नोलॉजी लैब कही जाती है। और ये आपकी स्थापित की गई है कहाँ पर? हरियाणा में। हरियाणा के फरीदाबाद में हमारी ये लैब स्थापित की गई है। ठीक, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा। ठीक तो दोस्तों, ये थे आज के मिशन लर्न सीरीज की जो आपका ये 30 प्रश्नों का सेट। ये कैसा लगा जरूर शेयर करिएगा, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।